नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी की। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 145 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.32% हुई। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन परिसर में भगदड़ से 12 लोगों की मौत और 13 घायल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिन के पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आज 64वां स्थापना दिवस मना रहा है और दुबई में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रथम की मनोभावना के साथ लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए देशवासियों की सराहना की है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी की। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के अन्नदाताओं के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों के खाते में सीधे भेजी जाती है। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि किसान परिवारों को दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने शहद उत्पादक किसान की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बनेंगे। इंद्रपाल जी, आपके सामने कुछ बोतल पड़ी है, किस चीज की पड़ी है? सर, ये हमारा शहद है और हमने शुरू भी किया है, लोकल मार्केट में बेच रहे हैं। पर जैसे ही प्रोसेस यूनिट हमारे यहाँ लग जाएगी तो हम अपने शहद को प्रोसेस कराकर इन पूरे साधनों का इस्तेमाल करते हुए शहद को पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसी आशा है हमें। देखिए, राजस्थान और गुजरात, हम 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पानी की किल्लत रहती है, लेकिन आपने हनी का उद्योग किसानों को जोड़ करके जो काम शुरू किया है, उससे मधु भी मिलेगा और बी वैक्स भी मिलेगा। उसकी भी बहुत बड़ी खपत होती है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। श्री मोदी ने करीब 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1,24,000 से अधिक किसानों को फायदा होगा। श्री मोदी ने कहा कि छोटे किसानों को संगठित रूप देने में किसान उत्पाद संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने सारे इतने उत्पाद वहाँ ला करके रखे हैं, छोटे छोटे किसानों के उत्पाद की गई चीजें हैं। जी 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 जी, हमारे में सब लघु किसान है, बहुत छोटे छोटे। मेरे देश के छोटे छोटे किसानों का ये जो आत्मविश्वास है और आप जिस विश्वास से बात को बता रहे हैं और देश भर के किसान आपको सुन रहे हैं, सबको बड़ी प्रेरणा मिलेगी, बड़ा उत्साह मिलेगा। और आपने अपनी प्रोडक्ट का, अपने किसानों की मेहनत को एक वैल्यू एडिशन किया है, नई ताकत दी है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपका ये एफपीओ बहुत फलेगा फूलेगा और आप ही की तरह से अड़ोस पड़ोस में और भी अनेक एफपीओ बनेंगे और एफपीओ के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने पराली प्रबंधन के लिए देवेंद्र के प्रयासों की सराहना की। रविंदर जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने विषय को प्रस्तुत किया। मैं चाहता हूं कि सभी किसान भाई
पराली प्रबंधन से संबंधित जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आप साझा करें। जैसे आप और आपके साथियों ने जिस तरह पराली प्रबंधन का कार्य बेहतर तरीके से किया है, आसपास के किसानों को प्रेरित करके पराली जलाने से रोका है, वो किसान और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। पराली के वैकल्पिक उपयोग में पर्यावरण को लाभ होता है, साथ ही किसान की आर्थिक रूप से वो सशक्त होता है। आपको इस प्रयास के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बधाई। प्रधानमंत्री ने अन्नदाताओं और किसान उत्पाद संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। जसवीर जी, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। पिछले 7 साल में हमारी कोशिश रही है कि हम नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इससे कई फायदे हैं। एक तो किसान की लागत कम होती है और उसकी आय बढ़ती है। वहीं मिट्टी को रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से मुक्ति मिलती है। आप अपने तथा संगठन के अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए। आपके एफपीओ से जुड़े सभी किसान भाई बहनों को भी मेरी तरफ से 2022 की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए और 2022 में ये प्रयास और तेज किए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से देश कोविड महामारी को परास्त करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि नए साल की शुरुआत अन्नदाताओं के सम्मान से हो रही है। उन्होंने कहा कि आज हर देशवासी के सहयोग से देश में बदलाव हो रहा है और विकास को नई गति तथा ऊर्जा मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश की आर्थिक वृद्धि दर 8% से अधिक है और रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी निवेश भी आया है। उन्होंने कहा कि देश ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जीएसटी संग्रह और निर्यात में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में 70 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन यूपीआई के माध्यम से किया गया। उन्होंने कहा कि देश में 50,000 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए देश को आह्वान किया तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि उसकी आय में बढ़ोतरी करना यह केंद्र सरकार का भी काम है और इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1,61,000 से अधिक रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया गया है। और आज साल का पहला दिन है और पहले ही दिन देश भर के 10 करोड़ 9 लाख किसानों को 20,900 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। ये विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में स्थापित किया जाएगा। इस पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक रिपोर्ट। आधुनिक बुनियादी ढांचा सुविधाओं से लैस इस खेल विश्वविद्यालय में अन्य खेलों के अलावा निशानेबाजी, स्क्वाश, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कैनोइंग और कयाकिंग के लिए भी सुविधाएं रहेंगी। विश्वविद्यालय में 1080 खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। देश के सभी भागों में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा स्थापित करना और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना इसी परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के परिजनों से अपने बच्चों के टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने की अपील की है। श्री मांडविया ने ट्विटर पर कहा कि अगर बच्चे सुरक्षित हैं तो देश का भविष्य भी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि नववर्ष के अवसर पर आज से बच्चों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है। पंजीकरण के लिए स्कूल के पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 1431 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 488 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 454 और दिल्ली क्षेत्र में 351 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में 145 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 58,11,000 से अधिक टीके लगाए गए और इस दौरान 8,949 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.32% है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए कोविड जांच बढ़ाने को कहा है। भारत में इस समय 3,117 प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की जा रही है। देश में प्रतिदिन 20 लाख से अधिक कोविड जांच कराने की क्षमता है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा है। 24 घंटे कार्य करने वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट बूथ बनाने के लिए भी कहा गया है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 10 जनवरी तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तब तक प्ले, नर्सरी और 1 से 8वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। प्रदर्शनी और पुस्तक मेले स्थगित रहेंगे। मॉल, थिएटर, शोरूम, कपड़े की दुकानें और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बैठकों पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह समारोह में अधिकतम 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में गहन निगरानी रखी जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज कहा है कि अगर कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो राज्य में सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और हाल ही में विधानसभा सत्र की अवधि में कटौती करनी पड़ी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी की। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 145 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.32% हुई। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन परिसर में भगदड़ से 12 लोगों की मौत और 13 घायल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिन के पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आज 64वां स्थापना दिवस मना रहा है और दुबई में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता। जम्मू कश्मीर में कटरा के निकट माता वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के मची भगदड़ में 12 लोग मारे गए और 13 घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के अनुसार भगदड़ तड़के लगभग 2:45 पर हुई। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि यात्रा प्रारंभ हो गई है। 12 लोगों की मौत हो गई भगदड़ के कारण। माता वैष्णो देवी दरबार के गेट नंबर 3 पे भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई थी। 2-3 लोगों की आपसी झड़प के कारण भगदड़ मची और वहाँ स्थिति, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, थोड़ा ढलान की भी है। 13 लोग घायल हैं। नारायण हॉस्पिटल कटरा में उनका इलाज चल रहा है। 1-2 लोग गंभीर हैं, बाकी सब लोग ठीक हैं। पल पल की खबर भी रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे हैं, कैंप कर रहे हैं और भीड़ पूरी तरह से नियंत्रित है। माता वैष्णो देवी के दर्शन प्रारंभ हो गए हैं और भीड़ का फैलाव किया गया है और वहां भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है। मुआवजा की घोषणा भी हुई है, हेल्पलाइन जारी कर दिया गया है।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने माता वैष्णो देवी भवन की घटना पर दुख व्यक्त किया है। भगदड़ में मारे गए लोगों के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वैष्णो देवी भवन में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज से 100 दिन के पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश तथा प्रदेश स्तर पर बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, सामुदायिक और शैक्षिक प्रशासकों सहित सभी हितधारकों को अभियान में शामिल करना है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में भी सुधार लाना है। अभियान के तहत बच्चों में रचनात्मकता, विवेचनात्मकता, शब्दावली और मौखिक तथा लिखित रूप से अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित की जाएगी। इससे बच्चों को अपनी परिस्थितियों और वास्तविक जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद मिलेगी। बाल वाटिका के स्तर से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इस दौरान पढ़ाई को रुचिकर और आनंदमय बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक समूह के लिए प्रति सप्ताह एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। बच्चे इसे शिक्षकों, माता पिता, भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से कर सकेंगे। ये अभियान 10 अप्रैल तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO आज 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को इस अवसर पर बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये सभी देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि DRDO के वैज्ञानिक और कर्मचारी इसी जज्बे के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। DRDO ने 63 वर्षों में देश के रक्षा अनुसंधान और विकास परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। आकाशवाणी से भेंटवार्ता में DRDO अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने बताया कि कोविड महामारी की कठिन परिस्थिति के बावजूद पिछला वर्ष महत्वपूर्ण सफलता और उपलब्धियों का वर्ष रहा। The Indian Air Force has placed the order for indigenously developed light combat aircraft Mark 1A 83 numbers. That's a major success as far as this country's aircraft and aeronautics sector is concerned. We will be producing about 118 the Arjun Mark 1A main battle tank in the coming years. So there have been many technologies and systems which have been developed last year, and some of them have been handed over. भारत ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। कल दुबई में फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 9 विकेट पर 106 रन बनाए। बारिश से बाधित मैच में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर मैच 38 ओवर का कर दिया गया। और अब आज का संस्कृति संदेश प्रस्तुत है गीतकार इंदिवर पर। का जन्म 1 जनवरी 1924 को उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के बरुआ सागर कस्बे में हुआ था। उनका वास्तविक नाम श्यामलाल बाबूराय था। इंदिवर को बचपन से ही गीत लिखने का शौक था। उनका ये शौक ही एक दिन उन्हें मुंबई ले गया। 1946 में फिल्म डबल फेस के लिए लिखा उनका पहला गीत दर्शकों तक पहुंच तो गया, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि दर्शकों ने गीत को नकार दिया। 1949 में फिल्म मल्हार के लिए लिखा उनका गीत हिट हो गया। गीत था बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम। इस गीत की लोकप्रियता के बाद काम तो मिला, लेकिन वो नहीं जिसके लिए इंदिवर मुंबई गए थे। 1963 में बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारसमणि के लिए गीत लिखने का मौका मिला। वो जब याद आए बहुत याद आए। फिल्म अमानुष के लिए लिखे गीत के लिए 1976 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। गीत था दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। जीवन भर सारी दुनिया के दिलों की आवाज बने इंदिवर के अपने दिल की धड़कन 27 फरवरी 1997 को अचानक शांत हो गई।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। नए साल का पहला दिन कुछ लोगों की यादों और घटनाओं का स्मृतिपूर्ण हरकारा होता है, जो काल के गराल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। और हम आपके लिए लाते हैं इतिहास के उन पन्नों को जिन्होंने देश के कालक्रम पर अपना असर डाला। हमारी ओर से आपको नए वर्ष की अनेक शुभकामनाएं। आज महादेव देसाई की जयंती है। वे 25 वर्ष तक महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे। उनका जन्म 1 जनवरी 1892 को सूरत में हुआ था। महात्मा गांधी के प्रति महादेव का समर्पण दुनिया भर के लिए उदाहरण है। उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन की क्रमबद्ध घटनाओं के लिए 13 नवंबर 1917 से 14 अगस्त 1942 तक डायरी लिखी। वेरियर 11 ने महादेव देसाई के बारे में लिखा है, वो दरअसल गृह और विदेश सचिव थे। वे हर चीज का प्रबंध करते थे और अवांछित आगंतुकों को दूर रखकर उन्होंने गांधी के जीवन के 10 वर्ष बचाए। महादेव देसाई सबसे पहले 1915 में गांधी से मिले, जब उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए गांधी जी की सलाह मांगी। देसाई 1917 में गांधी के आश्रम में आ गए और चंपारण में भी गांधी के साथ रहे। जब 1919 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार किया तो उन्होंने देसाई को अपना उत्तराधिकारी बनाया। मोतीलाल नेहरू ने 1920 में अपना अखबार द इंडिपेंडेंट चलाने के लिए गांधी जी से महादेव देसाई की सेवाएं मांगी। वो अखबार इलाहाबाद से निकलता था। जब ब्रिटिश सरकार ने प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली तो देसाई ने हस्तलिखित अखबार निकालकर सनसनी मचा दी। देसाई के लेखों के लिए 1921 में उन्हें 1 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा दी गई। जेल में देसाई ने देखा कि अधिकारी कैदियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और अक्सर उन्हें कोड़े से मारते हैं। जेल के जीवन पर उनकी रिपोर्ट के कारण ब्रिटिश अधिकारी जेल सुधार के लिए ठोस उपाय करने को विवश हुए। 1933 में रिहाई के बाद देसाई को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और बेलगांव जेल में रखा गया। कैद के दौरान देसाई ने गीता अकॉर्डिंग टू गांधी लिखी, जो उनके निधन के बाद 1946 में प्रकाशित हुई। उन्होंने 1939 में राजकोट और मैसूर रियासत में जन आंदोलन आयोजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देसाई 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान सत्याग्रहियों के चयन के कार्य के प्रभारी थे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद देसाई को 9 अगस्त 1942 की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें आगा खां पैलेस में गांधी के साथ रखा गया। 6 दिन बाद हृदयाघात के कारण देसाई का निधन हो गया। जब देसाई की सांस थम गई तो गांधी विक्षुब्ध होकर चिल्लाने लगे, महादेव महादेव। बाद में जब गांधी से इस बारे में पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, गांधी ने कहा, मैंने महसूस किया कि यदि महादेव ने आंखें खोली और मुझे देखा तो मैं उन्हें कहूंगा कि उठो। इस जीवन में उन्होंने कभी मेरी अवज्ञा नहीं की। मुझे विश्वास था कि यदि उन्होंने मेरे शब्द सुने तो मृत्यु के बाद भी वे अनसुना नहीं कर सकेंगे और उठ जाएंगे। गांधी ने स्वयं देसाई के पार्थिव शरीर को स्नान कराया और आगा खां पैलेस के मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां आज भी उनकी समाधि है। समर्पित कर्म योद्धा महादेव देसाई को शत शत नमन। पहली जनवरी 1848 को भारत का पहला बालिका विद्यालय पुणे के भिड़ेवाड़ा में खोला गया था।
इसे महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने शुरू किया था। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अनुभव किया कि महिलाओं और वंचित वर्गों के उद्धार के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उस स्कूल ने रूढ़िवादियों में खलबली मचा दी और सामाजिक दबाव के कारण फूले दंपत्ति को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। इस प्रकार कुछ समय तक स्कूल पर ताला पड़ गया। इस अवधि के दौरान उनके मित्र उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने फूले दंपत्ति की सहायता की। फूले दंपत्ति ने बाद में 3 जुलाई 1851 को पुणे के चिपलुनकरवाड़ा में स्कूल खोला। विद्यालय के पहले दिन मुश्किल से 8 लड़कियों ने नाम लिखाया। शीघ्र ही उनकी संख्या बढ़ने लगी। विभिन्न धर्मों, जातियों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की बालिकाएं पढ़ने आने लगी। शिक्षा के हथियार से उसने ठाना करना अपने संग सावित्रीबाई को भी किया तैयार। पढ़ लिख कर विद्यालय खोला शूद्र जनों के शिक्षित करना अब जन जन को समझा धर्म है श्रेष्ठ। फूले दंपत्ति ने बच्चों को पढ़ाया और उन्हें कपड़े और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जो उन्हें समाज में नहीं मिलती थी। 1852 में फूले के इन 3 विद्यालयों में 273 बालिकाएं पढ़ रही थीं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने के साथ वर्षा हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री, मुंबई में 31 डिग्री, चेन्नई में 30 डिग्री और कोलकाता में 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आंशिक तौर पर बादल छाए रहे। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे रहा और अधिकतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर में शिलंग, गंगटोक और ईटानगर में बादल छाए रहने का अनुमान है। गुवाहाटी, आइजॉल और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहा। इन स्थानों पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और पुद्दुचेरी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हैदराबाद में सुबह के समय कोहरा छाया रहा। वहां न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी की। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 145 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.32% हुई। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन परिसर में भगदड़ से 12 लोगों की मौत और 13 घायल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिन के पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आज 64वां स्थापना दिवस मना रहा है और दुबई में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।